हेलो गाइज, अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि अन्य कार्य जो मैं पढ़ाई थी इंडियन पॉलिटी, उसका अन्य कार्य देखते हैं। ये सेकंड वीडियो है गाइज। तो देखते हैं अन्य कार्य। अन्य कार्य इस एक्ट के द्वारा 1765 के इलाहाबाद संधि के द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार को रोक दिया गया। इसके अन्य कार्य है जो 1765 के इलाहाबाद के संधि के द्वारा किया गया था। उसके बाद से देखते हैं इसका महत्व क्या था। तो महत्व ये था, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत की गतिविधियों को समन्वय स्थापित किया गया था। जैसा कि अगर इस एक्ट के द्वारा जो एक्ट था, जो इसके अन्य कार्य था, जो पॉलिटी की जो राज व्यवस्था की, वो जो थी इस एक्ट के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी कि भारत की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया गया। भारत की जो गतिविधियां थी उसमें स्थापित कर दिया गया था। जैसे बम्बई, मद्रास को बंगाल के नियंत्रण में दे दिया गया। जो बम्बई था वो मद्रास के नियंत्रण में दे दिया गया था। यानी जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे वो बम्बई को भी देख रेख करने लगे, यानी बम्बई को भी अपने अंडर कर लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, यानी इसका मतलब हो गया उच्च न्यायालय कलकत्ता के भारत में स्थापित से इस एक्ट द्वारा भारत में पहली बार आधुनिक न्यायपालिका की नींव रखी गई थी। मैं आपको उस वीडियो में बताई थी कि पहली बार आधुनिक न्यायपालिका जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और इसका दोस्त था, जो ये दोस्त देख लेते हैं। तो इसका दोस्त था, एक मिनट गाइस, दोस्त था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ऐसी संस्था का निर्माण विकास नहीं किया जो सीओडी से सूचना ले सके। यानी सीओडी को तो ऊपर रख दिया, जो कि भारत के जितने भी नागरिक कार्य थे, जो भी गतिविधियां थी, वो सूचना देने के लिए सीओडी को नियुक्त कर दिया गया। पर सीओडी को देखभाल करने के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया गया, कोई एक्ट नहीं लाया गया। तो उसके बाद से हम देखते हैं 1773 के रेगुलेशन एक्ट के दोस्त यही था कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नर्स के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया था। जो कि सीओडी क्या करे, सीओपी क्या करे, ये सब का बंटवारा नहीं किया गया था। कि जैसे कि अगर सीओडी अपने ऑफिस में बैठा है, अगर कोई इश्यूज लेके आए कि ये हमारा काम करना है, तो वो मनमानी करता था, क्योंकि उसका देख रेख करने वाला कोई था नहीं। उसके बाद से वो अपने मनमानी करने लगा। उसके बाद से गाइस देखते हैं, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी विवाद बना रहता था। यानी गवर्नर जनरल जो था और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसके अंडर में जो काम करने वाले थी, वो विवाद बना रहता था। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल से श्रेष्ठ समझने लगा था। यानी जो सुप्रीम कोर्ट था अपने गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल से भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। जैसे ऊपर के जैसे कि हमारे एक अपने लैंग्वेज में बोले तो हमारे जैसा कोई यहाँ पे नहीं है, मैं ही सबसे राजा हूँ, महाराजा हूँ, मैं जो बोलूँगा वो काउंसिल और गवर्नर जनरल करेंगे। उसके बाद से ये इसी वजह से अधिनियम की स्वयं समीक्षा करने जो इस एक्ट का सबसे बड़ा दोष था। उसके बाद से हम देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1881 सुधार अधिनियम। ये फिर लाया गया भारत में संवैधानिक विकास।
तो भारत में संवैधानिक विकास, जो कंपनी का शासन 1773 और 1758, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उसके बाद से 1781 का सुधार एक्ट लाया गया और 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ओके, और फिर ताज का शासन जो था 1858 और 1957। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत और 1882 का परिषद। यानी देखिए गाइस, अगर 1861 आया तो भारत, हाँ, उसके बाद से भारत परिषद अधिनियम, ये जो इतना था, ये 1861, 1892 और 1919, ये जब आया तो ये भारत परिषद अधिनियम कहलाया। उसके बाद से जो 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद से 1935 का अधिनियम, 1994 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, एक्ट और अधिनियम इसको बोला जाता है। उसके बाद से देखते हैं सपरमेंट कोड ऑफ क्ल्यूटिट, क्षेत्राधिकार, सामान्य नागरिक, प्रशासन गतिविधियां। क्षेत्राधिकार में आता है सामान्य नागरिक और प्रशासन गतिविधियां। तो हम ये देखते हैं गतिविधियों का कार्य पर नियंत्रण क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ये क्वेश्चन आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में आपको लोग को जानकारी होगी तो प्लीज बताइएगा। पीटर्स की इंडिया एक्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर कर दिया। चर्चा करें, ये चर्चा करना है इसके बारे में जो आगे पढ़ाया गया है फर्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो देखे उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उसके बाद से ही दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ अच्छी बनेगी। तो गाइस, उसके बाद से आता है सुधार अधिनियम 1981। तो सुधार अधिनियम 1981 ब्रिटेन की संसद ने एडमंड वर्क के अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का गठन किया, जिसके अनुशंसा पर 1781 का सुधार अधिनियम लाया गया था। फिर से देख लीजिए, एडमंड वर्क जो था इसकी अध्यक्षता में, मतलब जो ब्रिटेन की संसद थी वहाँ के जो एडमंड वर्क की अध्यक्षता, जो वहाँ के जो भी गवर्नर होंगे, नहीं संसद होगी, उसके अंडर में ये प्रवर्त समिति का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1781 का सुधार अधिनियम लाया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट परिभाषित कर दिया गया तथा उसका नियंत्रण बंगाल के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के ऊपर ही बनाए रखा। यानी जो बंगाल के क्षेत्र थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उसके ऊपर ही ये बनाने की गतिविधियां थी। इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की शक्ति छीन ली गई। मतलब जो ये एक्ट था सुधार अधिनियम 1781 का, वो इस एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की शक्ति जो थी उसे छीन लिया गया, अपने अंडर में कर लिया गया था। उसके बाद से ये हम नोट्स देखते हैं। नोट देखते हैं, अप्रशासनिक आदेश। अब प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद द्वारा किया जाएगा। जब ऐसे हुआ तो देखिए, अब प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद द्वारा किया जाएगा। जो गवर्नर जनरल थे उसके जो कार्यकार जो व्यक्ति सदस्य थे उसके द्वारा अब किया जाएगा, जो प्रशासनिक आदेश था उसके द्वारा। उसके बाद से आता है पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। PM 24 साल विलियम पिट्स, उतना टाइम में गवर्नर बोले जाते थे, वायसराय जो बोले जाते थे, वो जैसे मतलब आज के राष्ट्रपति हैं उसके पद पर गवर्नर वायसराय होते थे। नोट, बंगाल में द्वैत शासन 1765।
और भारत में द्वैध शासन 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गया था। ओके गाइस, ओके आगे चलते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोष के समाधान करने के क्रम में ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यानी जो लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। इनके बाद विलियम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद से विलियम जो पिट्स थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के लिए जिस कानून का निर्माण किया उसे ही पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। यानी ये जब बने उसके बाद ही ये कानून लाया गया जो जिसे बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान क्या था देखते हैं आगे। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार बोर्ड ऑफ कोर्ट नामक संस्था की स्थापना की। जो सांसद थी, ये जो प्रधानमंत्री बने थे विलियम पिट्स ब्रिटेन के, वो इनके द्वारा ही पिट्स इंडिया एक्ट का प्रावधान किया गया। बट जो सांसद थी वो पहली बार बोर्ड ऑफ कोर्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। यह एक 6 सदस्य की संस्था थी जिसका मुख्य कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भारत के राजस्व, सैन्य एवं नागरिक विषयों की जानकारी देना। आप दोस्तों देखते हैं, अगर फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो देखने के लिए सीओपी जो थे उनको देखने के लिए, अगर जो कंपनी में मतलब क्या कर रहे हैं जो अधिकारी, उसको देखभाल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लाया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जानकारी देने के लिए जो भारत से राजस्व, सैन्य एवं नागरिक विषयों की जानकारी लेना चाहती थी जो ब्रिटेन की सांसद, वो उसे बोर्ड ऑफ कोर्ट की स्थापना की गई थी इसको देखने के लिए। जो सांसद थी, सॉरी एक मिनट गाइस, सांसद 6 सदस्य। फर्स्ट वित्त मंत्री, उसके बाद से एक वित्त मंत्री, एक राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। इसमें 6 सदस्य थे सीओडी से, भारत के संदर्भ में राजस्व, सैन्य, नागरिक। यानी ये जो थे ये जो 6 सदस्य थे सांसद के द्वारा लाए गए थे सीओडी के देखभाल करने के लिए। यानी राजस्व और सैन्य और नागरिक के विषयों में जानकारी लेने के लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था के द्वारा ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संस्था थी, जो कि एक वित्त मंत्री था, एक राज्य सचिव था और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। क्योंकि ये सीओडी के देखरेख इसके विषयों पर जानकारी लेने के लिए इस एक्ट को लाया गया, संस्था को लाया गया। उसके बाद से देखते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट के उपरोक्त प्रावधान के कारण भारत में द्वैध शासन की नींव पड़ गई। फिर उसके बाद से आता है द्वैध शासन। द्वैध शासन बंगाल में स्टेट 1765 में इलाहाबाद की संधि। आपको पहले इस वीडियो में ही पहले आगे बताया, अगर आपको याद होगा तो देखिए, अच्छा आसानी से बहुत सारी बातें समझ में आएगी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और भारत में स्टेट पिट्स इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद से देखते हैं, इस अधिनियम के माध्यम से सभी गवर्नर अपनी कार्यकारिणी शक्ति के लिए जो उस सबकी कार्य की जो शक्ति होती है उसके लिए गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी इस द्वैध शासन में ये बताया गया कि जो कार्यकारी शक्ति थी उसके लिए गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी उसकी सारी बातें मानेंगे।
इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के आकार को 5 से घटाकर 4 कर दिए गए। यानी जो 5 थे उस घटा दिया गया और 4 कर दिया गया, तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। यानी पहले जो गवर्नर जनरल था उसका निर्णायक जो मत था वो देने का अधिकार नहीं था, पर प्रदेश शासन में इसे अधिकार दे दिया गया जो कि मत देना है। गवर्नमेंट जनरल इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। आकार और निर्णय मत, जो आकार था, जो मत देने का आकार था और निर्णय था, वो 1+4 से घटाकर 1+3 कर दिया गया। देखिए गाइज, आगे मैं पहले बताई थी जो 1+4 के सदस्य थे वो घटाकर इस एक्ट में इस द्वैध शासन में 1+3 कर दिया गया। निर्णायक मत जो 2 ही थे। इस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखिए गाइस, इस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। तो फिर आगे हम चले। ये ट्रिक है गाइज, MOSAG, इसका होता है मोनोपोली। M से मोनोपोली, S से O को हम गुप्त करते हैं, S से सैलरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कर्मचारी को भारत में वेतन इसके द्वारा दिया जाता था। और एडवांस अग्रिम राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष 5 लाख ब्रिटिश संसद को देना होता था। यानी जो ये थे, वीटो पावर पहली बार दिया गया था ये गवर्नर जनरल को।